साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? जो मामले हैं चेक बाउंस केसेस के, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आरोपी को? कंपाउंडिंग कॉस्ट की। अगर राज़ीनामा हो गया पक्षकारों में, भई पहले तो आप चेक का अमाउंट दो, फिर वकील साहब की फीस भी दे दो, फिर उसके बाद कंपाउंडिंग फीस भी दो। तो ये ट्रबल ना हो, कैसे निपटें, कैसे जो है वर्कआउट करना है, जिस कॉन्टेक्स्ट में आज का अध्याय है। सबसे पहले हम समझते हैं बेसिस को, क्या होता है कंपाउंडिंग कॉस्ट या कंपाउंडिंग फी। देखिए, अगर कोई चेक का मुकदमा है, तो कोर्ट आपसे अपेक्षा करती है कि राज़ीनामा करना है तो अभी कर लो, अमाउंट दो, केस निपटे, आप भी फ्री, जो कंसर्न परिवादी है वो भी फ्री और कोर्ट का जो टाइम है बच जाएगा। पर आपने क्या तय कर रखा है कि मैं इस केस को लड़ूंगा, मैं निर्दोष हूँ, तो कोर्ट बोलती है लड़ो भाई, किसने मना किया? जब लड़ लिए, हार गए, फिर आप गए अपील में, आपने वहाँ राज़ीनामा कर लिया, अपील भी हार गए, आप गए हाई कोर्ट में रिवीजन में, वहाँ राज़ीनामा कर लिया। तो कोर्ट को क्या लगता है कि जब राज़ीनामा हो गया, अमाउंट दे रहे हो, तो ये काम पहले कर लेते, इतनी मुसीबतें जो है झेलनी नहीं पड़ती। चलो ठीक है, मुसीबत झेल ली आपने, अब एक काम करो, जो टाइम खराब किया आपने कोर्ट का, उसके लिए सर्टेन अमाउंट जो है पे करो। ये अमाउंट क्या कहलाता है? कंपाउंडिंग फी या कंपाउंडिंग कॉस्ट। ये होती है परसेंटेज में। क्लियर हो गया अपने को? तो बेसिकली जब भी हम लोग राजीनामा कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज हमें भारी भरकम कंपाउंडिंग फी या कॉस्ट जो है देनी पड़ सकती है। सबसे पहले बात, एक प्रॉपर लिखें राजीनामा, और राजीनामे में ये बात स्पेसिफिक करनी है अपने को कि राजीनामा जो हुआ है पक्षकारों में, वो हुआ है एज पर फ्री विल एंड कंसेंट, कोई दबाव नहीं है पक्षकारों में। दूसरी बात ये कि संपूर्ण अमाउंट जो है प्राप्त कर लिया है कंसेंट परिवादी ने, अब कोई भी चेक का अमाउंट जो है ड्यू नहीं है। तीसरी बात, कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट या कोई फर्दर अमाउंट या कोई कॉस्ट या कोई पेनल्टी या इसके अलावा कोई एडवोकेट फी या लिटिगेशन फी भी जो है पेंडिंग नहीं है, और अगर पेंडिंग है भी तो उसको वेव कर सकता है परिवादी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में हमें ही ट्रबल होगी एज पर सेक्शन 400 ऑफ BNSS। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी कंसर्न प्रोसीडिंग्स है रिगार्डिंग द कंपाउंडिंग फी, इसको वेव करने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इसको जो है फॉलो करना होगा। पर इसके साथ साथ एक बात और भी लिखानी पड़ेगी आपको कि जो कंसर्न राजीनामा है उसकी लाइट में ये निवेदन करता है कंसर्न परिवादी ऑनरेबल कोर्ट से कि कंसर्न आरोपी को जो है दोष मुक्त किया जाए। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है प्रैक्टिकली कि राजीनामा हो गया, आरोपी ने जो है अमाउंट भी दे दिया, पर इसके बावजूद भी कोर्ट उसे कन्विट करता है और लाभ देता है प्रोबेशन का। तो ये गलतियां ना करें, आप ही के राइट जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो बेसिक बेसिक गलतियां हैं वो हम करते हैं, जिसका नुकसान जो है हमें खाना पड़ता है। अब आती है बात कंपाउंडिंग फी की या कॉस्ट की। तो आप ये प्लीडिंग भी जो है ले सकते हैं कि ये केस जो है चल रहा लंबे टाइम से, मैंने एडवोकेट साहब को जो है फी दी है और लंबे टाइम तक केस को लड़ा, तो मेरा काफ़ी पैसा जो है खर्च हुआ है, मुझे काफ़ी ट्रबल जो है फेस करनी पड़ी, तो जो मेरी आर्थिक स्थिति है वो खराब हो चुकी है। चूँकि मैं इंडिजेंट हूँ, मीन्स गरीब हूँ, और ये जो कंपाउंडिंग कॉस्ट है या कंपाउंडिंग फ़ी जो है उसको मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। अगर इस चक्कर में कि मुझे कंपाउंडिंग फ़ी देनी होगी, इस बात की संभावना भी है कि राज़ीनामा जो है खराब हो जाएगा। अगर राज़ीनामा खराब हुआ, तो जो राज़ीनामा हमारे बीच में हुआ है, लोकहित की भावना से, लोक अदालत की भावना से, उसका अल्टीमेट पर्पस भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इन स्थितियों को देखते हुए जो कंपाउंडिंग फ़ी है, जो कंपाउंडिंग कॉस्ट है, इसको जो है खत्म किया जाए। क्लियर है? अगर आपका रीजन स्पेसिफिक है तो सफलता मिलेगी, रीजन ही नहीं है, सफलता कैसे मिलेगी अपने को? देखो, जज साहब भी जो है आपके लिखे हुए पे काम करेंगे। क्लियर है? कोर्ट फाइल को डिस्पोज ऑफ करती है। अगर आपका प्लीडिंग ही नहीं है, अवरमेंट ही नहीं है, आपने रिलीफ मांगी नहीं है, तो कोर्ट राहत कैसे देगी आपको? कॉमन सेंस की बात है। इसके अलावा आप ये भी जो है प्रेयर कर सकते हैं इन अल्टरनेटिव की, अगर कोर्ट कॉस्ट को रिमूव नहीं करती है या मैटर को जो है रेफर नहीं करती है लोक अदालत को रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ कॉस्ट, तो ऐसे सिनेरियो में जो मिनिमम कंपाउंडिंग फी है उसको इम्पोज करें, ताकि जो कंसर्न अक्यूज है, जो कंसर्न परिवादी है, इनके राइट्स अफेक्ट ना हो। और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि कंपाउंडिंग फी इसलिए अदा नहीं हुई है क्योंकि वो हायर साइड पर है, कॉम्प्रोमाइज अफेक्ट ना हो। क्लियर है? तो ये पॉइंट अपने को जो है मेंशन करना है। इसके अलावा जो अदर पॉइंट्स हैं कि लमसम जो है प्राप्त कर लिया, अब कोई भी एडिशनल अमाउंट जो है पेंडिंग नहीं है। इसके अलावा लिटिगेशन फी, इसके अलावा जो एडवोकेट फी है वो तक भी जो है पेंडिंग नहीं है। तो ऐसा करके हम स्मूथ वे में जो है राजीनामा कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप सिंपल गए, आपने आवेदन पेश कर दिया, तो वहां नुकसान जो है हमें खाना होगा। पर यहाँ पर हमें 3 बातों का जो है रखना पड़ेगा विशेष ध्यान, कि जब भी आप कॉम्प्रोमाइज डेट लिख रहे हैं उस पर टिकट लगानी है अपने को 1 रुपए की, ध्यान रखना, जिसको हम कहते हैं कोर्ट फी। इसका फायदा क्या मिलेगा, ये बन जाएगा पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो भी कॉम्प्रोमाइज डेट है, जो बातें लिखी है आपने, उसको सपोर्ट करें विद द हेल्प ऑफ एफिडेविट। तीसरी बात, कोई भी अमाउंट जो है राजीनामे का हमें कैश में पे नहीं करना है, हमें पे करना है अकाउंट्स में। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो है अमाउंट पे करते हो एडवांस में, मीन्स पहले आपने अमाउंट पे कर दिया, फिर आपको लगता है परिवादी जो है कोर्ट में आ जाएगा और राजीनामा हो जाएगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि धोखा हुआ है लोगों के साथ में। क्लियर है? तो ऐसी गलती मत करो, क्योंकि रिसिप्ट अगर कैश में है तो उसका प्रॉपर अकाउंटिंग क्या है वो आप कर नहीं पाओगे, ना करवा पाओगे, नुकसान जो है आपका ही होगा।
तो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज डीड को पेश करो, जो शर्तें लिखी हुई है उसकी लाइट में जो अमाउंट है उसको जो है आपको टेंडर करना है, किधर है, पर उस कॉम्प्रोमाइज डीड में उस कंसर्न चेक नंबर को, उस कंसर्न चेक अमाउंट को भी लिखवा लेना, जो कंसर्न मुकदमा है उसका भी होना चाहिए पूरा ब्यौरा, ताकि हमें जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अदरवाइज द कंसर्न परिवादी में टेक अनड्यू एक्सक्यूज कि ये सब किसी और का अमाउंट था या किसी और अमाउंट के पेटे एडजस्टमेंट था, तो वो चीजें ना हो जाए, धोखा ना हो जाए। तो ये बेसिक बेसिक बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें जो है ध्यान में रखते हुए चलना होगा। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।